सो आज अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पिछले कई थ्योरीज जो हम लोगों ने पढ़ी कोवैलेंट बॉन्डिंग में, उन थ्योरीज के ड्रॉबैक्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी हद तक अपने पोस्टुलेट्स से दूर करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले हुंड और म्यूलिकन ने 1932 में दी थी और इसका बेसिक आइडिया ये था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी और सिमेट्री के ही कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो किसी एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में ही रहता है, प्रभाव में रहता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस एक किसी इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के प्रभाव में नहीं रहता है, कई सारे न्यूक्लियस के प्रभाव में रहता है। इसलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मोनोसेंट्रिक होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उनके बराबर है। और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनका अगर मूवमेंट इन फेज है और आउट ऑफ फेज, दो तरह का मूवमेंट होता है। अगर इन फेज मूवमेंट होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जो कि कम एनर्जी का होता है, और अगर आउट ऑफ फेज मूवमेंट होता है उनका तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जो ज्यादा एनर्जी का है। अभी इट इज वेरी क्लियर कि जो ज्यादा एनर्जी का होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और जो कम एनर्जी का होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, कॉम्बिनेशन के जब टाइप्स पढ़ेंगे तब भी देखेंगे इसको। किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं उनकी फिलिंग वही जो रेगुलर तीन प्रोसीजर हैं उन्हीं से होती है, यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉस प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड को। ये एम्पलीट्यूड कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। तो हम पूरी तरीके से पूरे मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कहा कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको कि कहते हैं LCAO, इसको प्रपोज किया। तो LCAO के अकॉर्डिंग जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बनता है। नाउ एज आप यहाँ देख सकते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वन ए, फिगर 1 में देखिए जिसके ऊपर फिगर 1 लिखा है, ए और बी। अभी ये दोनों कंबाइन करेंगे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जो ए है उसका वेव फंक्शन है साई ए और बी का वेव फंक्शन है साई। ये दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, यानी इन फेज जब एडिशन हो रहा हो और आउट ऑफ फेज जबकि सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो जब इन फेज होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और यानी कि ये लोअर एनर्जी वाला, जिसमें आप देखिए दोनों एक ही साइड पे हैं। और आउट ऑफ फेज जब होगा तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें एक पीक ऊपर है और एक नीचे है। इसी तरीके से इसको फिगर में कैसे शो करना है, ये तो एक मूवमेंट हो रहा है, इसको फिगर में कैसे शो करना है ये मैंने फिगर 2 में एक्सप्लेन किया है। तो जो लोअर एनर्जी का है यानी एडिशन वाला,
उसको नीचे शो करते हैं ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल से, और जो हायर एनर्जी वाला है यानी सब्ट्रैक्शन वाला, उसको ऊपर शो किया जाता है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर के लेवल पे। इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब होता है यानी LCAO जब होता है, तो उसकी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि हर हाल में फुलफिल होनी चाहिए। पहला, कि एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का करीब करीब बराबर होना चाहिए। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तभी कंबाइन होते हैं जब उनमें ओवरलैप कंसिडरेबल एक्सटेंट पे हो, यानी कि जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैप बहुत कम एरिया ओवरलैप पे मिलेगा। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिमिट्री सेम होनी चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करीब करीब एक ही जैसा है, यानी कि सिमिट्री का एक्सेस नहीं है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में सिमिट्री का एक्सेस नहीं है, इसलिए ओवरलैप का एरिया बहुत कम है, तो इसलिए ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा नहीं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जब s ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, दो s ऑर्बिटल, जैसे दो s एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जब कंबाइन होंगे तो बॉन्डिंग एडिशन के थ्रू इस तरीके से बनता है, इस शेप के हिसाब से बनता है। और एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन के थ्रू इस प्रकार से बनता है। इसी तरीके से जब px ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो दो 2p ऑर्बिटल जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल बने हुए हैं यहाँ पे, तो जब ये एडिशन के थ्रू इनके वेव फंक्शंस कंबाइन होंगे तो लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये सब्ट्रैक्शन के थ्रू इनके वेव फंक्शंस कंबाइन होंगे तो हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंड देन पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स। तो पी वाई दो ऑर्बिटल ऊपर बने हुए हैं, ये जब एडिशन के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन अपने कंबाइन करते हैं तो पाई ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जब ये इनके वेव फंक्शन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं। इसी तरीके से ये थोड़ा और बेटर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के स्टाइल में मैंने राइट साइड वाले फिगर में दिखाया है आपको। इसी तरीके से जब पी जेड कंबाइन करते हैं जो अलोंग द जेड एक्सिस हैं, तो इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनते हैं। नाउ एक एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का किस प्रकार से बनता है फाइनली, वो देखिए। पहले 1s, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हैं तो ये इस तरीके से सिग्मा और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। जब 2s में इलेक्ट्रॉन आता है, 1s के बाद 2s में आता है, तो सिग्मा सिग्मा स्टार 2s के बन गए। देन 2p, तो सिग्मा पाई पाई स्टार और सिग्मा स्टार बन जाता है। इस प्रकार से ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन जब मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो अलग अलग स्टाइल में कभी कभी कुछ चेंज भी होता है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या क्या डिफरेंस है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एडिटिव ओवरलैप होता है तब बनता है, और ये सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होने से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में कम होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में ज्यादा होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी में ऊर्जा में अधिक हैं, वो अनस्टेबल बॉन्ड बनाते हैं।
सो व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। तो बॉन्ड ऑर्डर में एन बी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और एन ए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर आता है हाफ एन बी माइनस एन ए। अगर एन बी एन ए से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और अगर एन बी एन ए के बराबर है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करे। सो अभी अपने एनर्जी डायग्राम्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी डायग्राम्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन इज 1s1, यानी केवल 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए, एंड आफ्टर दैट इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने शुरू कर दिए। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में फिल होते हैं, तो वो दोनों फिल हो गए आपके बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग खाली रह गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ, बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में जीरो। तो इस प्रकार से वन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऑल्सो क्योंकि इसलिए हाइड्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक इन नेचर। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर्स और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 458 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम की है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, यानी 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है, और इस हिसाब से जो बन रहा है वो है सिग्मा। देखिए नीचे से बनना शुरू हुआ है, 2s से मैंने शो किया है, 1s शो करने की जरूरत नहीं। तो सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन आपका आता है पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, यानी कि पाई के दो ऑर्बिटल नीचे हैं जिनमें कि दो दो इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसके ऊपर सिग्मा है। तो इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड्स आएंगे, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। इसी की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, जो कि है 945 किलो जूल्स पर मोल, और बॉन्ड लेंथ इसकी कम है जो कि है 110 पिकोमीटर इस मॉलिक्यूल की। ये मॉलिक्यूल क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट इन द सीरीज इज ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन एटम की है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1, यानी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये डोनेट होने के बाद, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद जो कि फिगर बना हुआ है आपके राइट साइड के बॉक्स में, उसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर आता है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में फिलिंग करके, अभी आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ओरिएंटेशन में सिग्मा और पाई के थोड़ा सा फर्क आ गया। इसका थोड़ा शॉर्ट में रीजन आपको बता दे रही हूँ कि जो आपके नाइट्रोजन से पहले तक के एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यानी उनमें पाई नीचे और सिग्मा ऊपर आता है 2p ऑर्बिटल के केस में। जबकि जो आपके नाइट्रोजन के आगे वाले एलिमेंट्स हैं, दैट इज
ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, उनमें सिग्मा नीचे आता है और पाई 2p का ऊपर आता है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि 2p और 2s ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बहुत कम डिफरेंस है इन नाइट्रोजन तक के एटम्स का, जबकि 2p और 2s ऑर्बिटल्स में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एनर्जी डिफरेंस के कम गैप की वजह से इनको अलग-अलग ओरिएंटेशन में प्लेस करते हैं, ये शो करने के लिए। तो अभी वापस अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 498 किलो जूल्स पर मोल है और बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर्स। नेक्स्ट वी कम टू फ्लोरीन मॉलिक्यूल। नाउ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन एटम की है 1s2 2s2 2p5। इस तरीके से जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, इसका सिमिलर पैटर्न है ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है 159 किलो जूल्स पर मोल और बॉन्ड लेंथ आती है 143 पिकोमीटर्स। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, और क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। Now we come to some of the heteronuclear molecules. So first molecule that we are taking up is carbon monoxide. नाउ इस तरीके से जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपके फर्क हो गए। देखिए लेफ्ट साइड पे कार्बन के एटम को शो किया गया है और राइट साइड पे ऑक्सीजन के एटम को शो किया गया है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को फॉलो करिए तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। अब जब इनको फाइनली बनाया गया सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो पहले उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बना लिया गया। डोमिनेटिंग ऑक्सीजन है तो इसलिए ऑक्सीजन का पैटर्न फॉलो होगा, यानी सिग्मा पहले और फिर पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए जाएंगे। नाउ इसको बनाने के बाद फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, सब में दो दो दो। तो देख के ये पता चला कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इसकी मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। देन बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करके 3 आया, तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट इज NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन्ड है। बिकॉज ऑक्सीजन इज द डोमिनेटिंग एटम, सो ऑक्सीजन एटम के अकॉर्डिंग वो जो फॉलो किया जाएगा दैट इज सिग्मा पहले और उसके बाद पाई 2p में। नाउ एक तरफ लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन के मेंशन्ड हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट साइड पे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैलकुलेट करके बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, यानी कि डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 0.5 का शो किया गया है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हम लोगों ने अब पढ़ ली है। तो इस दोनों में 4 सिमिलैरिटीज हैं। पहला, दोनों थियरीज कोवैलेंट बॉन्ड के लिए काम करती हैं। दूसरा, दोनों में एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के ही कंबाइन होते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कॉन्सेंट्रेशन पे काम करती हैं दोनों थ्योरीज। और चौथा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बाद होता है, ये दोनों थियरीज ही क्लेम करती हैं।
अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ नहीं बताती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेचर एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रेजोनेंस की कोई जगह नहीं है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर बताती है कि किसी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है।